हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ 100 टेस्ट सीरीज लेकर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। मैं दोस्तों आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त करूँगा कि हमारी संस्था के जानिब से आप लोगों को जो है एक कोचिंग प्रोवाइडेड कर रहे हैं, जिसमें कि छात्र एसएससी या रेलवे आरआरबी एसआई की तैयारी कराई जाती है, और साथ साथ जो है हमारे कोचिंग में जो है जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए या अदर स्टेट या यूपी लेवल के जो पीसीएस हो या एपीओ हो, इन सभी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ एक फैकल्टी बनाई है, अभी ओपनिंग होगी 15 फरवरी के बाद। ओके दोस्तों, 15 फरवरी के बाद क्लास का फिर से प्रारंभ होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बिहार एपीओ को लिहाज से देखते हुए मैं टेस्ट सीरीज जो है 100 का है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक साक्षी जो बोलने में समर्थ नहीं, वो बोल नहीं सकता है और अपना सात संकेतों को हाव भाव के माध्यम से प्रकट करता है। अब कोई जो है गूंगा साक्षी है, वो बोल नहीं सकता है, तो क्या वो साक्ष्य नहीं दे सकता है? अगर ये साक्ष्य देता है तो कहाँ होगा? तो ये द्वितीय साक्ष्य माना जाएगा कि विशेषक साक्ष्य माना जाएगा कि प्रत्यक्षजन्य साक्ष्य माना जाएगा कि मौखिक साक्ष्य माना जाएगा? आपके अनुसार कौन सा एविडेंस होगा? तो ये जो साक्ष्य माना जाएगा वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक माना जाएगा, ओरल एविडेंस। दूसरी बात कहता है उच्चतम न्यायालय जो है निर्दोषता को बताया कि एक क्या है? उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता को क्या बताया है कि ये मौलिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, मानवाधिकार है, रोडिजन अधिकार है? आप बताइए। उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता के अवधारणा को बताया है, यानी द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकग्नाइज्ड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एज ए फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, ह्यूमन राइट, कस्टमरी राइट। तो सही इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा, क्या होगा बताइएगा? सी, यानी मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। ओके, अब बात करते हैं इनमें से द्वितीय साक्ष्य नहीं है। क्या है? इनमें से द्वितीय साक्ष्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस? अब सेकेंडरी एविडेंस कौन नहीं है, इसमें देखना है। प्रमाणित प्रतियां क्या है? ये सेकेंडरी एविडेंस है। मूल से बनाई गई प्रतियां क्या है? ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। जहां अनेक दस्तावेज की एक रूपात्मक प्रक्रिया से बनाई गई हो, ये क्या है? ये प्राइमरी एविडेंस है। अमूल से तुलना की गई प्रतियां ये सेकेंडरी एविडेंस है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है कि इनमें से कौन मृतकालिक कथन पर महत्वपूर्ण वाद नहीं है? अब बात कर रहा है मृतकालिक कथन पर महत्वपूर्ण वाद नहीं है, यानी अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीडिंग केस ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। जो डाइंग डिक्लेरेशन का कौन सा है? कुशल राव बनाम राज, बी मोती सिंह बनाम राज, सी दीपचंद्र बनाम राज, आर बनाम जैकिंस। तो सही आंसर कौन सा होगा? जो इसका वाद नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन रिलेटेड नहीं है, तो सी होगा, दीपचंद्र बनाम राज। ओके, ये जो है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विश्व द्वारा बी की हत्या करने के लिए ए का विचारण किया जाता है। ये तथ्य है कि बी की मृत्यु से पूर्व ए ने बी को दिया है विष जैसे विष प्राप्त किया था। क्या होगा? अब विष की बात करता है तो क्या होगा? सुसंगत है, सुसंगत नहीं है, आंशिक रूप से सुसंगत है, ना तो सुसंगत है ना ही असंगत है। यानी कि ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, द फैक्ट ऑफ द बिफोर द डेथ ऑफ बी ए procured position similar to that which was administered to B is relevant, non relevant, partly relevant, neither relevant और non relevant। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिलेवेंट होगा। क्या होगा? रिलेवेंट होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
वे आवश्यक सुसंगत, क्या कहते हैं, वे आवश्यक सुसंगत तथ्य जो किसी स्थान के नाम, तिथि, संबंध या पक्षकारों की पहचान का स्पष्टीकरण देते हैं या पुनः स्थापित करते सुसंगत होगा। यानी इससे कह रहा है वे फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट ऑफ प्लेस नेम डेट रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सेक्शन 9 यानी बी। सही आंसर क्या होगा, सेक्शन 9। ओके, अब बात करते हैं किसी षड्यंत्रकारी द्वारा की गई संस्कृति जो अन्य सदस्यों को भी शामिल करती है। क्या है, किसी षड्यंत्रकारी द्वारा की गई संस्कृति जो अन्य सदस्यों को भी शामिल करती है, वो संस्कृति को उन षड्यंत्रकारी के विरुद्ध सुसंगत है जो संयुक्त रूप से विचारित है। संस्कृति गिरे होगी, यानी कहता क्या है, संस्कृति की बात करता है, ए कन्फेशन मेड बाय ए कॉन्स्पिरेटर इन्वॉल्विंग अदर मेंबर्स इज रिलेवेंट अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटिव जॉइंटली ट्राइड विथ हिम इज एडमिशन जो है एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 56। तो इसका क्या होगा, तो सही आंसर जो है इसका क्या होगा, तो अंडर 10 होगा, अंडर सेक्शन ये धारा 10 होगा। ठीक है, सॉरी धारा 10 होगा, धारा 10 होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसी तथ्य का मौखिक साक्ष्य किसके द्वारा किसी दस्तावेज को अवैध ठहराया जाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में गिरे होगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। यानी ओरल एविडेंस ऑफ फैक्ट इनवैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल अंडर एविडेंस एक्ट प्रोविजो, यानी धारा 92 के प्रंतुक 1 में और धारा 92 के प्रंतुक 2 में, धारा 92 के प्रंतुक 4 में, धारा 92 के प्रंतुक 6 में। ये कहाँ दिया गया है, सही आंसर आप आर बताइएगा। प्रोविजो 1 सेक्शन 92, प्रोविजो 2 सेक्शन 92, प्रोविजो 4 90 सेक्शन 2, प्रोविजो डी सेक्शन 92। कौन सा सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो है ए होगा, यानी 92। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब फोर्स हुआ, तब 1 अप्रैल 1974। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कौन सा अध्याय नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो कौन सा लागू नहीं होता है, अध्याय 8 जो है, अध्याय 8 ए, चैप्टर 8 बी, चैप्टर 9 जो चैप्टर 10, चैप्टर 11। तो अध्याय 8 जो है लागू नहीं होता, आंसर ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 2D 2 घा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 परिभाषित करती है। तो कौन से प्रभाष के आरोप, संज्ञा अपराध, परिवाद, जांच। आरोप 2D में है, संज्ञा अपराध 2C में है, परिवाद नहीं, आरोप जो 2A में है, संज्ञा अपराध 2C में है, परिवाद 2D में है, जांच 2G में है। ओके, सही आंसर जो है इसका क्या होगा, 2D का C होगा। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस धारा में न्यायालय अभियुक्त को आदेश दे सकता है कि वो क्षतिपूर्ति भुगतान करे। क्या कहता है कि क्षतिपूर्ति भुगतान करने की बात करता है। तो कहाँ दिया गया है जो है, विच अंडर सेक्शन ऑफ CRPC 1973 टू द कोर्ट मेड ऑर्डर टू अक्यूज टू पे कंपनसेशन, सेक्शन 54, 354 और उसके बाद में सेक्शन 355, सेक्शन 356, सेक्शन 377। तो राइट आंसर जो है कौन सा होगा, डी होगा। राइट आंसर जो है डी होगा, सेक्शन 357। ओके, अब बात करते हैं सदोष प्रतिरोध में रखे व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है। तो सदोष जो है क्या कहते हैं, सदोष प्रतिरोध के लिए जो वारंट के लिए तलाशी कौन जारी कर सकता है, आप बताइए। जैसे रांगफुल जो है मतलब जो है हु कैन इशू सच वारंट टू सच पर्सन रांगफुली कन्फाइंड। तो क्या कौन कर सकता है, ए DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM,
मजिस्ट्रेट, ये सभी। तो उत्तर है डी, ये सभी। अब बात करते हैं वारंट के मामले में सह अपराधी। वारंट का मामला अर्थ है कि अपराध से संबंधित ऐसे मामले जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। तो वारंट के मामले में ये कहते हैं 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक जो दंडनीय होते हैं, तो उसका जो है सही आंसर ये होगा 2 वर्ष से अधिक हो और मृत्युदंड तक हो। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, यानी जिसे प्रोक्लेम किया गया है, कितने समय के अंदर हाजिरी संपत्ति अथवा विक्रय आगाम का दावा कर सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। ए प्रोक्लेम पर्सन हु प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच, अगर अटैच कर ली गई है, कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और प्रोसीजर ऑफ सेल ऑन अपीयरेंस विथिन। ए है 6 मंथ है, बी है 2 ईयर्स है, सी है 3 ईयर्स है और डी है, डी क्या कह रहा है 1 ईयर है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही आंसर जो है इसका जो है, आप जब सेक्शन 85 जब पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन 85 का जब जाएंगे, 85 को उपधारा 3 यानी सब सेक्शन 3 में जब जाएंगे तो वहाँ बताएगा आंसर जो है 2 साल के लिए अंदर जो है वो क्या करता है, क्लेम कर सकता है 2 साल के अंदर। ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मृत्यु समीक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? अब मृत्यु से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया 1973 में कहाँ दिया गया है? तो ये ज़्यादा अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये धारा कहाँ दिया गया है? 174 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? 174 में दिया गया है। ओके, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 174 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को अति आवश्यक लोक अपदूषण या आशंकित खतरे के संदर्भ में आदेश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अभी वहाँ जारी किया गया है। कहाँ जारी किया गया है? गाजियाबाद बॉर्डर पे जहाँ टिकट टिके हुए वहाँ कोई व्यक्ति जो है यहाँ धारा 144 लगा दिया गया है। यानी कि कहता क्या है 17 क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शंस ऑफ CRPC 1973 ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डर एंड अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और अपेहेंडेंट चार्ज। सेक्शन 144 144 कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 144 होगा। ओके। अब बात कर रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता किस अध्याय में प्ले बार्गेनिंग क्या प्रावधान किया गया है? तो 21 में किया गया है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कोई भी जो उसी अपराध के लिए दोषी या दोषमुक्त हो चुका है, क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है उसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषित हो चुका है या उसी अपराध के लिए उससे पुनः विचारण नहीं हो सकेगा। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिया गया है? एक बार जो कन्विक्ट हो चुका है दोबारा उसका विचारण नहीं होगा, यानी पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस द प्रोविजन इज मेंशन अंडर CRPC अंडर सेक्शन 300, अंडर सेक्शन 301, अंडर सेक्शन 303, अंडर सेक्शन 304। तो सही है राइट आंसर जो है 300 है। 300 में एक एक्टोस ये क्या नाम है मैगजीन है, उसे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है उच्च न्यायालय द्वारा प्राकृत कोई भी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचार कर सकता है जो कि ऐसी अवधि के कारावास से जो दंडनीय हो। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अथॉराइज बाय द हाई कोर्ट कैन ट्राई समरी एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, ए बी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, सी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, डी नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर जो है इसका जो है बी 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा, यानी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ओके। अब बात करते हैं निम्नलिखित में किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड टू ए बेलेबल टू बी
चार्ज, टू सी कॉग्निजेबल ऑफेंस और टू आई क्या होगा, टू आई में प्रोसीडिंग है, तो सही आंसर जो है सी होगा, टू सी कॉग्निजेबल ऑफेंस, विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22, लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा। देखिए सवाल आप दोनों चीज़ें हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन आर अपॉइंटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्ट विथ हाई कोर्ट, यहाँ 10 साल का जो होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्ट विथ द हाई कोर्ट, यहाँ 7 साल का होगा, उसको अपॉइंट किया जाए, तो ए भी दोनों है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित सख्त दंड प्रक्रिया 1973 दी गई है। ए 481 में, बी 482, 483, 465। यानी इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन डील्ड विथ अंडर ऑफ CRPC 1973, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेक्शन 482 यानी 482। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में सही नहीं है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट FIR, ये पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना से है, ठीक है। इट इज ए इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, ये अवश्य ही संज्ञेय अपराध के संबंध में है। यस, इट मस्ट रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो सूचना के समय जो क्या है, जो समय की दृष्टि से प्रथम हो। यस, इट इज ए इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। डी क्या कह रहा है कि ये संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले में दर्ज की जा सकती है। इट कैन बी लॉजिज बोथ एंड कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये करेक्ट नहीं है। ओके, डी करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अस्थावर संपत्ति कब्जे से जुड़े कोई विवाद को निर्णित करता है, यानी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दी पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय, कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, आइदर बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, नाइदर बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, कौन करेगा, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। एनएसएस सेशन जज में भी पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट, एक सहायक सत्र न्यायाधीश कोई भी दंडादेश दे सकता है सिवाय मृत्युदंड दे सकता है, नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं। तो इसका सही आंसर जो है आप जाइएगा कौन सा आंसर, बी मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ऐसा कारावास जो 10 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी इसका सही आंसर जो है क्या होगा, बी। ओके, ये नहीं दे सकता है। एक मिनट, इसमें जो है ऐसा सहायक न्यायाधीश जो है कोई दंड दे सकता है सिवाय मृत्युदंड या जीवन कारावास, ऐसा कारावास जो 10 साल से ज़्यादा हो ये नहीं दे सकता, 10 साल से जो नीचे वो दे सकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अंतर्गत संस्कृति अब लिखित की जा सकती है, कौन कर सकता है। 164 में ए कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 CRPC कैन बी रिकॉर्डेड मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। करेक्ट आंसर ए मेट्रोपॉलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी मेट्रोपॉलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की अभिरक्षा दे सकता है। 28 कितने दिन दे सकता है, 28 में कहता है एन एजुकेटिव ऑफिसर कैन बी ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 CRPC 1973 फॉर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 days, 7 days, 10 days, 50 days।
करेक्ट आंसर बी 7 दिन 7 डे। ओके, अब मैं 29 पे आता हूँ। ऐसे अपराध के लिए जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, परिसीमा के अवधि जो धारा 467 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दी गई है, तो राइटनेस जो है करेक्ट आंसर बताइए 3 माह, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल। तो आपको जो है क्या बताना है, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 467 CRPC। आपको करेक्ट आंसर जो क्या होगा 6 मंथ। ठीक है, 467 के जब परंतु 2 में देखेंगे तो उसमें दिया गया है। अब देखिए 30, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ा है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता कहाँ दिया गया है? यानी 30 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट में एनी पर्सन विदाउट वारंट हु हैज बीन कंसर्न इन कॉग्निजेबल ऑफेंस दिस हैज बीन प्रोवाइडेड। सेक्शन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 14 में दिया गया है, सेक्शन 41 में दिया गया, सेक्शन 43 में दिया गया, सेक्शन 47 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो है 51 में दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यानी क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? आरोप में परिवर्तन का प्रबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में है। कहाँ है? यानी प्रोविजन रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? आप देख रहे हैं कि धारा 215, धारा 216, धारा 217, धारा 218। तो सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है धारा 216 है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दोषित व्यक्ति के बारे में ऐसे मामले कोई अपील नहीं की जाएगी जहां प्रथम मजिस्ट्रेट दंड के रूप में जुर्माना हो। कौन सा हो? सही आंसर क्या होगा 32 का। ये बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, सही से दिमाग से पढ़ लें। दोषित व्यक्ति ऐसे द्वारा जिसमें मामले में कोई अपील नहीं की जाएगी जब प्रथम मजिस्ट्रेट के रूप में जुर्माने हो। तो आप 376 CRPC देख लीजिएगा, वहाँ कौन कौन सा होगा। वहाँ होगा क्या होगा, सेशन कोर्ट होगा, उसके लिए कितना दिया गया 3 मंथ दिया गया है। और उसके बाद में कितने पैसे दिए गए हैं? हाई कोर्ट में 1000 रुपये दिए गए हैं और उसके बाद में 200 रुपये हैं। ओके, और प्रथम मजिस्ट्रेट कितना दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा 32 का। आप 376 को रीड करिएगा, प्लीज रीड। ओके, तो इसका सही आंसर जो है डी होगा। सही आंसर डी होगा, 100 रुपये से अधिक। आप प्लीज़ एक बार 376 रीड करिएगा। ओके, बहुत कंफ्यूज करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पत्नी को भरण पोषण का आदेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पत्नी को भरण पोषण का आदेश जारी कर सकता है। सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, ऑल द ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी बी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी धारा क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 107 में प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34। तो अंडर सेक्शन जो है धारा 3-4। ओके, कहाँ दिया गया? 3-4 में दिया गया है। आर बनाम हिकलिन संबंधित किससे है? आर बनाम हिकलिन संबंधित जो है अश्लीलता से संबंधित है। ओके, किससे है? ऑफ जो है ऑब्सकेनिटी यानी अश्लीलता से संबंधित है। ऑब्ससेनिटी। ओके, अब बात करते हैं लूट के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होना चाहिए? लूट के लिए, डकैती के लिए नहीं, लूट के लिए। लूट एक ही व्यक्ति कर सकता है। ओके, एक व्यक्ति, और डकैती में 5 व्यक्ति। समूह बलात्कार भारतीय दंड संहिता में कहाँ दिया गया है? सब जानते होंगे, डी में दिया गया, 376 डी में दिया गया। ओके, इसे जोर देने की जरूरत है नहीं। इनमें से भारतीय दंड संहिता 107 में कौन सी धारा बेईमानी को परिभाषित करता है? ये भी बेईमानी को परिभाषित करता है। डिसऑनेस्टली कहाँ करता है? धारा 24 में करता है। ओके, और उसके बाद में 39 देखते हैं। 39 के निम्नलिखित किस अपराध में मेंसरिया अपराध का दायित्व दिन बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? ये देखने की जरूरत है। यानी क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंसरिया इज नॉट नेसेसरी टू मेक द ऑफेंडर क्रिमिनल लायबल। ठीक है, यानी सदोष मानववाद, सदोष विरोध, व्यापार और उसके बाद आपराधिक षड्यंत्र। क्या है? कल्पेबल होमोसाइड, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। राइट आंसर सी, किडनैपिंग, व्यापार। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इनमें से किस मामले में धारा 303 भारतीय दंड संहिता को असंवैधानिक घोषित किया गया है? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य,
DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जोगिंदर बनाम कौन राज और मिट्ठू सिंह बनाम राज। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 303 ऑफ IPC 1816 हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मिट्ठू सिंह बनाम वर्सेस स्टेट। ओके, मिट्ठू सिंह बनाम वर्सेस स्टेट। तो सही आंसर क्या होगा? ओके, अब बात कर रहे हैं आवश्यकता बचाव के रूप में अभिवचन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? आवश्यकता बचाव के रूप में अभिवचन की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? सेक्शन के वाइज सेक्शन पे जो है नेसेसिटी में बी प्लेड एट डिफाइंड अंडर सेक्शन 81। ओके, अब बात करते हैं मैकनाटन का मामला से संबंधित है 42 में क्या कहता है? मैकनाटन केस इज रिलेटेड। तो क्या है? ए है इंसैनिटी है यानी उन्मत्तता है। ओके, इंसैनिटी है, उन्मत्तता है। मिथ्या साथ देने किसी न्याय प्रक्रिया दंडनीय है यानी फॉल्स एविडेंस। क्या? गिविंग फॉल्स एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ए पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? कौन सा सेक्शन है? भारतीय दंड संहिता 1993। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 तेजाब फेंक का स्वेच्छा से गौरवपात कारित करना कौन से सेक्शन में है? ओके, यानी क्या कह रहा है 44 में? क्या कह रहा है भैया? आप जो है एसिड अटैक के बारे में कहा है यानी पनिशमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग वायल्टी काजिंग ग्रीवियस हार्ट बाय एसिड अटैक कहाँ दिया गया है? 326 से 360 अंडर सेक्शन 326A। अब 45 की बात करते हैं। एक अविधिपूर्ण जमाव कितने सदस्य होने चाहिए यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने लोग चाहिए? ओके, तो ये कम से कम 5 लोग। ओके, अब बात करते हैं 46 आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता 307 की धारा में परिभाषित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र ओके यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC? तो 120A में किया गया है। कहाँ किया गया है? 120A में। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय दंड संहिता की धारा 361 शब्द से ली जाता है, शामिल होता है। क्या होता है? तो जो है द वर्ड टेक ऑफ सेक्शन 361 IPC सिग्निफाइज टेकिंग बाय फोर्स, टेकिंग बाय फ्रॉड, फिजिकल टेकिंग, ऑल द अबव। क्या है सही आंसर? जो है बल द्वारा ले जाना, कपट द्वारा ले जाना, भौतिक रूप से ले जाना, ये सभी है। ओके, अब बात करते हैं 48 प्राइवेट डिफेंस निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट क्या है? ए है एक अपराध के विरुद्ध, बी एक अपराधी के विरुद्ध, सी दोनों अपराधी के विरुद्ध, डी एक अभियुक्त के विरुद्ध। 48 का सही आंसर जो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बी एन ऑफेंडर एक अपराधी के विरुद्ध। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 केदार सिंह बनाम बिहार राज्य AR 1962 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा में संविधिक बेहतर की गई है। 49 का क्या होगा? तो 49 का सी होगा यानी 155 क्या होगा? 1 मिनट 100 सी होगा 124 से 505 तक। ओके, अब बात करता है आविक बना सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य किससे संबंधित है? तो आविक बनाम पश्चिम सरकार जो है क्या है? आविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल किससे है? तो सेक्शन है 292 क्या है? 292। ओके, अब बात करते हैं 51 जल्लाद को किसी भी कैदी के न्यायालय आदेश में फांसी देता है आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त होगा। किस सेक्शन में बताया गया दोस्तों? फटाफट बताइएगा जल्लाद के बारे में। तो 78 भारतीय दंड संहिता में बताया गया। ओके, अब बात करते हैं दुष्प्रेरण के लिए क्या आवश्यक है। दुष्प्रेरण के लिए कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ होती है आवश्यक नहीं होती, वो लिखा भी गया है 108 में पढ़ेंगे। क्या है वो? ये आवश्यक नहीं कि वो दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। क्या है? ये आवश्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर डी नहीं है और बाकी जो है ये मैच नहीं करता। ओके, क्या करता है? यानी कि आप देखेंगे इट इज़ ए नेसेसरी डेट एक्ट अबे सुसाइड बी कमिटेड सक्सेसफुली यानी ये आवश्यक है कि दुष्प्रेरित कार्य सफलतापूर्वक किया जाए। बी कहता है इट नेसेसरी डेट द एक्ट अबेट शुड बी कमिटेड थ्रू अनसक्सेसफुल
यानी ये आवश्यक है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए भले ही वो असफल हो जाए। सी कहता है इट इज नॉट नेसेसरी डेट द एक्ट एबेट शुड बी कमिटेड, कहता है यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। डी कहता है बोथ ए बी दोनों। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर है कि इट इज नॉट नेसेसरी डेट द एक्ट एबेट शुड बी कमिटेड। ओके, अब बात करता है 53 वाद राजन राज बनाम कमला भारतीय दंड संहिता 1860 में किससे जुड़ा हुआ है। अब बताइएगा, तो सही वर्ड नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं आपको, यानी धारा 366 क्या है, धारा 365, धारा 364, धारा 363, यानी द केस वादराजन वर्सेस स्टेट ऑफ रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन IPC, तो किससे रिलेटेड है, अंडर सेक्शन 363। ओके, बलात्कार के पीड़ित की पहचान का प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा में दंडनीय है, यानी डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन IPC, सेक्शन 29, सेक्शन 28, 22(8), सेक्शन 376, सेक्शन 228A। तो सही आंसर जो है इसका कौन सा सही आंसर है, डी है। ठीक है, 228A। अब बात करते हैं 55 समान आशय और समान आशय, सामान्य आशय और समान आशय के बीच में अंतर किस मामले में किया गया है। तो फिर 50 में 5 में कहता है डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज मेड इन विच फॉलोइंग केस। तो कौन सा केस है, बेके घोष बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, कृपाल सिंह बनाम स्टेट, मिट्टू सेन बनाम स्टेट। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर जो है महबूब शाह बनाम एम्परर है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है, क्या कह रहा है 56 में कहता है अवैध शब्द भारतीय दंड संहिता 1860 में कहाँ परिभाषित किया, इलीगल वर्ड कहाँ दिया गया है, तो धारा 43 अंडर सेक्शन 43। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय दंड संहिता 1860 304A जोड़ा गया, कब जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब जोड़ा गया है 304A 1870, 1888, 1890, 1913। आप ईमानदार से बताइए कि क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। तो इसका सही आंसर जो है 1870A। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 498A भारतीय दंड संहिता 1860 में कौन सा मेंसरिया तत्व अभिव्यक्त रूप से प्रयुक्त है। 58 कहता है विच मेंसरिया एलिमेंट इज स्पेशली यूज इन सेक्शन 498A, कौन सा है, तो इसमें है सातत्य से आचरण द्वारा, उपेक्षा के साथ आचरण जो जानबूझकर, या विबंध द्वारा, यानी सही जो क्या है विश्वास द्वारा करने के कारण, तो इन्हें विलफुली कंडक्ट यानी जानबूझ के आचरण, क्या है जानबूझ के आचरण द्वारा। ठीक है, इसका सही जो आंसर है सी होगा। कौन सा आंसर सही होगा, सी होगा, सी का विलफुली कंडक्ट। अब बात करते हैं 59 भारतीय संविधान के अनुसार 248 के अंतर्गत औचित्य शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है संघ द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, संसद द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एनजेसे बनाया गया, 124A, करेक्ट। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की संशोधन की चुनौती दी जा सकती है, कहाँ दी जा सकती है, तो डी। ओके, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, कहाँ दी जा सकती है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 भारत के संविधान के अनुसार 248 के अंतर्गत आवश्यक शक्तियाँ का प्रयोग कौन कर सकता है, संघ सरकार संसद द्वारा, तो राज्य विधानमंडल द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कौन कर सकता है, तो कर सकता है संसद द्वारा। ओके, अब बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एनजेसे बनाया गया है, तो 124A, ये हम बता चुके हैं दोस्तों, ये अब रिपीट हो रहा है। अब बताए 368 संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है, किससे है, 368 तो संशोधन है, यानी 62 जो है किससे है, संविधान संशोधन से है। ओके, अब बात करते हैं संविधान। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम के स्वतंत्र निबंधन को लोकहित में लगा सकता है, कौन लगा सकता है, बताइएगा दोस्तों, कौन लगा सकता है, तो ये लगा सकता है, कौन लगा सकता है, संसद द्वारा। ठीक है, अब बात करें
क्वेश्चन नंबर 64, किस संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया संसद और विधायक भारत की प्रभुत्ता और अखंडता का अक्षुण्ण रखने के लिए शपथ लेते? प्रथम संविधान संशोधन 1951, 16वां संविधान संशोधन 1963, 42वां संविधान संशोधन 1976, 93वां संशोधन 1992। तो सही आंसर कौन सा होगा आप बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951। ओके, अब बात करते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो दो जगह किया गया है। क्या किया गया है? प्रीएम्बल में भी किया और स्टेट पब्लिक पॉलिसी यानी डायरेक्टिव स्टेट पब्लिक पॉलिसी यानी राजनीतिक तत्व के सिद्धांत में भी प्रयोग किया गया है। श्रेयसा सिंघार बनाम भारत संघ के मामले में 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अवैध घोषित किया गया है। किस केस में किया गया है? किस सेक्शन में किया गया? आर्टिकल 19(1)(a) के आधार पर। आर्टिकल सिर्फ 19(1)(a) के आधार पर आप 14 में ना घुसिएगा, 21 में ना घुसिएगा। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 67 बात, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मान्यता देती है, यानी 67 में क्या है कि भारतीय संविधान के जो मान्यता देती है। तो 51 सेक्शन में तो अंतर्राष्ट्रीय बात है और 253। ओके, अब बात करते हैं 68 विशेषाधिकार और मुक्तियों संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइएगा, यानी क्या कह रहा है? स्पेशल प्रिविलेज कहाँ दिया गया है? तो आप बताइएगा। सही आंसर जो है सी है, 105, 106, 194, 195। इसका सही आंसर जो है 105, 106, 194, 195। ओके, विषयवस्तु विभाजन दिया गया है, कहाँ दिया गया है? विषयवस्तु विभाजन किस शेड्यूल में दिया गया है? 69 का सही आंसर जो है बी होगा, 7वीं अनुसूची में दिया गया। ओके, अब बात करते हैं 70 संस्थानम समिति के अनुपालन को स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? 70 यानी CBC। ओके, क्या? CBC। अब बात करते हैं 71 मुख्य सूचना आयुक्त की प्रकृति और कृत्य है, क्या है भाई? जो चीफ जो है द नेचर ऑफ फंक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो क्या होगा? जुडिशियल होगा, क्वासी जुडिशियल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो क्या होगा? अर्धन्यायिक होगा, जो है क्वासी जुडिशियल होगा। ओके, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल जो है 280 है। ओके, फाइनेंस जो है कमीशन की बात करता है। ओके, विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्स फैक्टो ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? कहाँ दिया गया है? बताइएगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के संबंध में प्रावधान करता है? ओके, कहाँ करता है? 20(1) में करता है। ओके, अब बात करते हैं 74 में विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली ऑफ सिटीजन? तो भारत के लोगों के लिए केवल प्राप्त है। तो क्या है? बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता अधिकार। तो सही आंसर बी है। ओके, अब बात करते हैं 75 संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्ण निर्णय का सिद्धांत दिया गया है? द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 141। ओके, कहाँ दिया गया है? बी, आर्टिकल जो है 141 बी। ओके, अब बात करते हैं 76 कौन निर्णित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है? कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, अब बात है ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, किस सेक्शन में किया गया है? किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 40 में किया गया है। ओके, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग का गठन कहाँ किया गया, किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 324 के सब आर्टिकल जो है 2 में। अनुच्छेद 21 नागरिक के प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालक कार्यवाही अपितु विधायी कार्यवाही के विरुद्ध कहता है, ये अवलोकित कहता है। 79 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों? यानी आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी of citizen not only from educative action but also from legislative action it was observed। कौन सा केस में? मिनरा मिल्स केस, A.K. गोपालन केस, मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती वाला केस। तो 79 का सही आंसर बताइएगा दोस्तों। 79 का सही आंसर आप बताइए कौन सा होगा? 79 का सही आंसर जो है होगा केशवानंद भारती वाला केस। कौन सा आंसर होगा? केशवानंद सॉरी मेनका गांधी वाला केस होगा। मेनका गांधी को पासपोर्ट जो है अधिकारी जो रोक लेते हैं, वो विदेश यात्रा कर रहे थे, इसी से संबंधित है, लिबर्टी से संबंधित है।
अब बात कर रहे हैं 80, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज में कौन सा रिट है केवल न्यायिक अर्धन्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी कर सकती है, तो वो है शुरोसरी, उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। ओके। अब बात करते हैं संघ कार्यपाल का शर्त किसमें है, संघ की कार्यपाल का शर्त किसमें है, 81 क्या कह रहा है, संघ की कार्यपाल का शर्त किसमें है, तो किसमें भाई साहब बताइएगा, द एजुकेटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सही आंसर जो है आप बताइएगा, सही आंसर जो है किसमें होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में। ओके। अब बात करते हैं 82, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए आवश्यक है, 82 कहता है विच इज इम्परेटिव टू शो द रिक्वेस्टेड रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, सिंग ओनली यानी केवल गाना, स्टैंड रिस्पेक्टफुली यानी सम्मान से खड़े होना, सिंग एंड स्टैंड रिस्पेक्टफुली यानी गाना और सम्मान से खड़े होना, टू और ओनली यानी सही आंसर जो है ए है, सही आंसर जो है इसका है बी है, सम्मान में खड़े होना यानी स्टैंड रिस्पेक्टफुली। ओके। उद्देश्य का विचार भारत के संविधान से लिया गया है, यानी द आइडिया ऑफ प्रेम्बल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है भैया, यूएसए से लिया गया है। ओके। भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 कब प्रवृत्ति हुआ, यानी 84 की बात करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स, यानी कब हुआ था, 1 सितंबर 1872। ओके। कब हुआ था, 1 सितंबर 1872। अब मैं बात करता हूँ 85, लॉ ऑफ एविडेंस क्या, लेक्स लोसी कंट्रैक्ट यानी लेक्स लोसी कंट्रैक्ट, बी लेक्स फोरी, सी लेक्स लोसी सॉल्यूशन, डी लेक्स स्वीट्स। 85 का क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 85 का सही आंसर जो है लेक्स फोरी है। कौन सा है, लेक्स फोरी है, बी आंसर सही है। ओके। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड पर आधारित वार्तालाप गृह है यदि वो सुसंगत हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेप रिकॉर्ड कन्वर्जन इज एडमिसिबल इज रिलेवेंट टू मैटर। कौन सा केस है, लिसू सिंह बनाम आर बनाम ऋषिचंद्र, आर बनाम मलकानी बनाम महाराष्ट्र और भोला राम कुशवाहा वर्सेस मध्य प्रदेश। सही आंसर जो है आर बनाम मलकानी राज महाराष्ट्र का है। ओके। अब बात करते हैं 87, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्ड भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 में गिरे है। कौन सा केस है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 87 का क्या होगा, सही आंसर जो है महाराष्ट्र राज्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बाला देसाई। अब बात करते हैं 88 यानी भारतीय दंड संहिता 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कौन सी धारा सामान्य नियम का अपवाद है, अनुसूचित साक्ष्य नहीं है, यानी 88 है विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल हेरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, हेरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बताइएगा, सेक्शन है 6 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 7 है, तो इसका सही आंसर जो है सही कौन सा होगा, तो सेक्शन जो है इसका 11 होगा। कौन सा होगा, नहीं सॉरी सेक्शन 6 होगा। कौन सा होगा, सेक्शन 6। ओके। मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर से किससे रिलेटेड है, तो मिर्जा अकबर जो कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है, तो धारा 10 से है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 1820 संस्कृति यानी सुसंगत नहीं है। 1820 क्या है, हुज एडमिशन विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 1820 इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लोग गच्चे खा जाएंगे, अच्छे लोग गच्चा खाएंगे, क्यों आप लोग बताएंगे ना, ठीक है ना। भारतीय साक्ष्य यानी हुज एडमिशन विल नॉट टू बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 1820 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई के पक्षकार स्वीकृति, एडमिशन बाय सर्वेंट भी सेवक की स्वीकृति, एडमिशन बाय एजेंट
अब कहता है क्या स्वीकृति, एडमिशन बाय पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ द सूट। सही आंसर जो है इसका कौन सा होगा, बी, यानी सेवक की स्वीकृति एडमिशन बाय सर्वेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। संस्कृति एक स्वीकृति है जो किसी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर अपराध का आरोप तथा जिसके कथन सुझाव या अनुमानित होता है उसने वो अपराध किया है। उपरोक्त परिभाषा दी गई है 91 में, क्या है, ए कन्फेशन इज एडमिशन मेड बाय एनी टाइम बाय ए पर्सन चार्ज विद क्राइम स्टैंडिंग और सजेशन द इन्फरेंस डेट द कमिटेड डेट द क्राइम हु हैज गिवन द डिफाइन। किसने किया है, तो इसे स्टीफन महोदय ने किया। ओके, स्टीफनसन ने किया है। अब बात करते हैं 92। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषा न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो जज शामिल है, मजिस्ट्रेट शामिल है, आर्बिट्रल डिग्री जो अथॉराइज लेता है, टेक एविडेंस वो भी शामिल है, आर्बिट्रेशन नहीं शामिल है। ओके, डी मध्यस्थ नहीं शामिल है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि न्यायालय को यह आवश्यक है किसी संस्कृति को पूर्ण रूप से स्वीकार करे और ऐसा नहीं कर सकता है तो अभियोगात्मक किसी हिस्से को स्वीकार कर दे या निर्दोषकारी हिस्से को छोड़ दे। किस केस में क्या, 93 बताइएगा। 93 एक बार इंग्लिश में रीड करता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट must accept convention is whole and cannot accept only incorporating and reject the exculpatory part। तो किस केस में कहा गया है, तो सही आंसर जो है पकला नारायण स्वामी इम्परर के केस में कहा गया है। ओके, पुलिस की अभिरक्षा में, यानी 26 की बात करता है, पुलिस की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति सुसंगत होगा यदि वो मजिस्ट्रेट के सचार उपस्थिति में। तो ऐसे ही आंसर जो है ए होगा, मजिस्ट्रेट के सचार उपस्थिति में, यानी इनमें जो है क्या होगा, एडमिट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं 95 नियम से किस विषय पर विशेषज्ञ सच्चा साक्ष्य होगा, तो सभी पे होगा। क्या होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन, फॉरेन लॉ, मैटर ऑफ साइंस, क्वेश्चन ऑफ आर्ट, तो ऑल द अबव। ओके, अब बात करते हैं 96। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या है, 1872 किससे रिलेटेड है। भारतीय साक्ष्य 1872 किस धारा से कहा गया है कि कुछ तथ्यों को न्यायालय न्याय की अपेक्षा नहीं करेगी, तो वो धारा भैया कौन सा है, 57 है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा में लोक दस्तावेज का प्रावधान है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बताइएगा, तो वो 74 है। ओके, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो भाई सूचक प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में न्यायालय की अनुमति से पुनः परीक्षा में, उपरोक्त में सभी। आप लोग कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, वो परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, कोर्ट के जो है परमिशन से। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कौन सा प्रावधान पक्षद्रोही साक्ष्य के संबंध में है, आप लोग बताइएगा। 99 का तो है 154। ओके, अब बात करते हैं, एक मिनट, 154। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट, भूषण साहू बनाम किंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस धारा से जुड़ा हुआ है, 115, 133, 122, 126, तो 133 से जुड़ा हुआ है। ओके, अपराधी से। तो दोस्तों लास्ट सवाल था, पूरे टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। एवरीवन दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मैं फिर कल 100 टेस्ट लाऊंगा, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।